बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादिर। आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ते हमने एक्नी से रिलेटेड बात की थी और स्किन पर जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनसे बचाव के लिए आपको एहतियाती तदाबीर के बारे में भी हमने आगाह किया था। आपको बताया था कि कैसे स्किन डिसऑर्डर से बचना मुमकिन है और एक्नी से रिलेटेड जो इशूज़ हो जाते हैं स्किन पर, उससे जो भी ट्रीटमेंट होते हैं उसके बारे में भी हमने आपको बताया था। मगर हमने आपको जो न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं स्किन से रिलेटेड, जो न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई हैं, हाइफो, लाइपोसक्शन है, इसके अलावा स्किन लेज़र है, इसके बारे में हम आपको नहीं बता पाए थे। इसीलिए आज हमने एक बहुत माहिर और फेमस डॉक्टर को अपने प्रोग्राम में इन्वाइट किया है, जो डिफरेंट मॉर्निंग शोज़ में आती रही हैं, जिनकी स्पेशलिटी जो है वो कॉस्मेटोलॉजी है, इसके अलावा स्किन लेज़र एक्सपर्ट हैं और इसके अलावा बहुत सारी जो है वो उनकी एक्सपर्टीज़ हैं जो मैं आपको बताती चलूँगी। खैर, मैं आपको एक और बात बता दूं कि हाइफो से रिलेटेड कुछ मिस जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। कहते हैं लोग कि हाइफो जो है वो FDA अप्रूव नहीं है, पर मैं आपको बताती चलूं कि हाइफो FDA अप्रूव है। 2009 के अंदर जो है इसको जो है अप्रूव कर दिया गया था कि ये स्किन के लिए बहुत सेफ है। डॉक्टर साहिबा आज हमें बताएंगी कि हाइफो कैसे होता है, बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स में जो है वो हाइफो करवा सकते हैं और इसके अलावा जो है बॉडी पे जो डिफरेंट तरह के प्रोसीजर्स होते हैं वो कितने सेव होते हैं। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है डॉक्टर फबरीन नाज ने, जिनकी स्पेशलिटी कॉस्मेटोलॉजी है, स्किन लेज़र एक्सपर्ट हैं वो। इसके अलावा बहुत सारे स्किन के जो भी प्रोसीजर्स होते हैं वो करती हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का और इतने अहम टॉपिक पर आज ने हमें मौका दिया है कि हम बात करें कि हाइफो जो है वो बहुत सेफ प्रोसीजर है। इसके अलावा जो है इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। आपको पता है मार्केट में ये बातें बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट हुई हुई हैं कि हाइफो की वजह से बहुत सारे जो है स्किन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, कैंसर्स हो जाते हैं। हमारे व्यूवर्स को ये बात बताइएगा कि कितना सेफ है। देखिए, बेसिकली हाइफू जो है ना, एक जैसे नॉर्मली कभी अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड का हर किसी को पता है कि अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी क्या होती है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड बेसिकली बहुत सेफ टेक्नोलॉजी है। तो हाइफू जो है वो है हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। फोकस अल्ट्रासाउंड में ये होता है कि वो स्पेसिफिक पार्ट पे, स्पेसिफिक स्किन पे, स्किन के एक डेप्थ पे फोकस कर रहा होता है। बेसिकली क्या करता है, इसमें जो हीट होती है वो पेनिट्रेट होती है स्किन के अंदर, डीप जाती है। ठीक है, डिफरेंट उसके लेवल होते हैं कि उसकी पेनिट्रेशन कितनी है। जैसे फोरहेड के लिए अलग है, चीक्स के लिए, फिर बॉडी पार्ट्स के लिए डिफरेंट उसकी हीट की सिर्फ पेनिट्रेशन है। उस पर जाके क्या होता है, वो हीट अंदर जाके काम करती है, स्किन को अंदर से रिजुविनेट करती है, टाइट करती है, न्यू कोलेजन बनाती है, न्यू इलास्टिन बनाती है। जो स्किन लूज़ हो जाती है एज के साथ, सैग हो रही होती है, तो वो क्या करती है, न्यू कोलेजन फॉर्मेशन करती है। ठीक है, और जी, तो बेसिक तो इसका ये फंक्शन है, जो कि इसका एक नॉर्मल फंक्शन है। जैसे ये फेस पे भी होता है, ठीक है, फिर बॉडी पे होता है, आर्म्स कंटोरिंग के लिए होता है, टमी के लिए होता है, ऑल ओवर बॉडी कंटोरिंग के लिए होता है। इसके देखें कुछ, हर चीज़ के कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं। अगर आप एक चीज़ सही तरह से यूज़ नहीं कर रहे, अगर आपने उसको बोन पे यूज़ कर दिया या आपकी जो टेक्नीशियन वगैरह नॉर्मली यूज़ कर रही होती हैं, कोई वेन पे यूज़ कर दिया, तो फिर डेफिनेटली उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्योंकि उसकी जो इंटेंसिटी है वो बनी मसल्स के लिए है। तो आपने उसको फैट पे और मसल्स पे यूज़ करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता उसमें। ठीक है डॉक्टर साहबा, ये मिस मार्केट में फैली हुई हैं कि हाइफो जो है इसको करवाने की वजह से आपकी स्किन पर जो है स्किन कैंसर होने के चांसेस होते हैं। इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कितना सेव है ये। देखो, बेसिकली पता है क्या है, हाइफू तो ये अभी यहाँ पर कॉमन हुआ है पाकिस्तान में। आपको पता है पाकिस्तान में जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो थोड़ा लेट आती हैं, बल्कि काफ़ी लेट आती हैं। ठीक है, ये हाइफू तो नॉर्मली अल्थेरेपी के नाम से पूरी दुनिया में बहुत पहले से हो रहा है। आप समझ लो 10-20 ईयर्स पहले से ये नॉर्मली हो रहा है हर जगह, जैसे आप US वगैरह में, UK में। ठीक है, उसके बाद जो एशिया के दूसरे कंट्रीज़ हैं जैसे कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर, यहाँ पर और मिडिल ईस्ट में, हर जगह ये हो रहा है अल्थेरेपी के नाम से। बहुत पुराना प्रोसीजर है। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा फेमस अभी पाकिस्तान में हुआ है हाइफू के नाम से। पूरे वर्ल्ड में तो अल्थेरेपी के नाम से ये बहुत अच्छी तरह से होता है और ये FDA अप्रूव्ड है। ठीक है, और इसमें सिर्फ सारा प्रॉब्लम ये है कि अगर आपकी मशीन अच्छी है, ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा और आपको कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। अगर बेसिकली आपका टेक्नीशियन सही तरह मशीन यूज़ नहीं कर रहा, या मशीन अच्छी नहीं है, या मशीन में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो नॉर्मली फिर उसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। और वो भी साइड इफ़ेक्ट ऐसा नहीं होगा कि आपको कैंसर हो जाए। कैंसर का तो इससे किसी किस्म का भी मतलब दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ जो इसकी वेव्स हैं
वो आपके स्किन तक ही जाती हैं, इससे अंदर नहीं जा सकती कि वो आपको कोई यानी डैमेज स्किन पेनिट्रेशन नहीं हाँ। करेगी। अच्छा, बेसिकली क्या होता है, अब जैसे किसी के ब्रेसेस अंदर कोई लगे हुए हैं, कोई इम्प्लांट हुआ हुआ है, ठीक कोई है। क्राउन लगा हुआ है, ठीक ठीक है, है। उनको नहीं करना चाहिए। उनको अगर करते भी है तो उसका फिर वो सेफ्टी प्रोफाइल होता है कि ऊपर से आपने उसको पूरा कवर करके अंदर से फिर ऊपर हाईफू करते हैं, क्योंकि फिर ये सेंसिटिविटी कॉज करता है। ठीक है डॉक्टर साहब, हमें बताइएगा कि हाइफो कौन सी एज में सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है? आपके पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो मतलब हाइपो करवाते हैं। अब माशाल्लाह से मैं खुद भी आपके पास आती रहती हूँ और आपकी जो क्लिनिक है उसमें बहुत फ्लो ऑफ पेशेंट है। तो मुझे बताइएगा कि ये सारे हाइफो के लिए आते हैं या नहीं, डिफरेंट देखो प्रोसीजर्स होते हैं? डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं। आजकल हाइफू थोड़ा सा कॉमन हो गया है, क्योंकि आपको पता है जिस चीज़ के पाकिस्तान में थोड़ी सी मार्केटिंग ज़्यादा हो जाए या नॉर्मली मीडिया पे जो चीज़ ज़्यादा आ जाए तो फिर उसके बारे में लोग थोड़े से अवेयर हो जाते हैं। हाइफू के अलावा बहुत सारे प्रोसीजर है। हाइफू बेसिकली देखो होता है स्किन को न्यू रिजुविनेशन के लिए, आप समझ लें, ठीक है। जी बिल्कुल। अब उसमें एज की लिमिट नहीं है कि हाइफू आपने 40 में करना है, 50 में करना है, ठीक है, 25 के बाद भी कर सकते हैं। अगर किसी का फैट ज़्यादा है, मसल्स भी हैं और फैट भी है, उस पर हाइफू का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि वो उसको फैट को भी कम कर देता है, कंटूरिंग भी हो जाती है और थोड़ी सी टाइटनिंग और लिफ्टिंग भी आती है। ठीक है। और अगर स्किन पर किया जाए तो उसके क्या बहुत Rejuvenate- मैजिकल हाँ, मैजिकल इफेक्ट आता है। ओके गुड। लेकिन जिनकी डबल चिन होती है, डबल चिन में भी अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छा ठीक है। तो लाइपोसक्शन और हाइफो में क्या डिफरेंस है? क्योंकि लाइपोसक्शन भी ज्यादातर देखो लोग लाइपोसक्शन दो तरह के हैं, एक तो सर्जिकल है, एक नॉन सर्जिकल है, ठीक है। सर्जिकल में तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली कैनुला होता है, कैनुला को इंसर्ट करके अगर किसी के पास लेज़र है तो उसको लेज़र से फैट बंद कर देते हैं, वरना अदरवाइज नॉर्मली सक्शन करके वो फैट निकाल लेते हैं, ठीक है। ये तो आपका लाइपोसक्शन हो गया। एक लाइपोसक्शन होता है जिसको कहते हैं अल्ट्रासोनिक कैविटेशन। वो बेसिकली वो भी अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं। उसमें क्या होता है, स्लोली 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 आपका फैट पहले सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है, मेल्ट होता है, और फिर वो स्लोली आपका यूरिन के थ्रू, आपके पसीने के थ्रू और जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं तो उसके थ्रू वो रिमूव हो जाता है। ठीक है। तो कितना टाइम कंज्यूमिंग? उसमें देखो बेसिकली किसी किसी को अगर कम फैट है, कोई कम एरिया है, छोटा पार्ट है, तो वो तो फर्स्ट 2 सेशन में ही बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है। अगर किसी का ज़्यादा एरिया है, ज़्यादा जगह कम करानी है, ज़्यादा इंचेस कम करानी है, तो उसमें 10 सेशन, 20 सेशन, 15 सेशन होते हैं, लेकिन वो पूरा प्रॉपर नॉन सर्जिकल होता है। दैट्स गुड। और हाइफो में उसमें ये फ़र्क है कि हाइफो में रिजल्ट थोड़ा सा फास्ट आ जाता है और इंटेंसिटी आप बढ़ा सकते हैं उसकी, ठीक है, उसकी डेप्थ आप बढ़ा सकते हैं। और अल्ट्रासोनिक कैविटेशन में आप उसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। ठीक है। एनर्जी का फर्क कभी है। हम आपके क्लिनिक आएँ और जी, जी, हमें जो है प्रोसीजर सिखाएं बिल्कुल, किसी बिल्कुल भी आए। पेशेंट पर, ताकि हम जो हम अपने जो भी व्यूवर्स हैं और जो भी पेशेंट्स हैं, या मोटापे की एक डिजीज़ है उसको ख़त्म करने के लिए लोग बहुत परेशान हैं, तो हमको फ़ायदा भी पहुंचा सके और उनको लाइव भी दिखा सकें कि कितना सेव है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो भी आप प्रोसीजर्स करवाते हैं तो उससे पहले बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं लोग, और आपको पता है गूगल पर हर किस्म के आर्टिकल मौजूद हैं जिसमें डिफरेंट तरह की मिस भी मौजूद होती हैं और डिफरेंट तरह की ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो देख के लोग डर जाते हैं कि माइट भी अगर हम ये प्रोसीजर करवाने जाएंगे तो हमें कोई और प्रॉब्लम हो जाएगी और कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। अच्छा, आजकल जो है मार्केट में वेट लॉस के लिए डिफरेंट तरह की टैबलेट्स या केमिकल्स मौजूद हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि ये क्या मतलब आपकी बॉडी के लिए अच्छी होती हैं, या फिर अगर आप बहुत जल्दी आपका वेट गिरता है तो उससे कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं? देखो बेसिकली क्या होता है, कोई भी वेट लॉस अगर आप मेडिसिन से कर रहे हैं, आप जैसे HCG एक जो हार्मोन है, आपको पता है सर डॉक्टर, वो भी वेट लॉस के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। वो आपके फैट को बर्न कर देता है और उसी फैट से आपको बॉडी को एनर्जी मिल जाती है, उससे वेट भी बहुत जल्दी लॉस होता है, 1/2 पाउंड डेली लॉस होता है उसमें, ठीक है। लेकिन उसमें फिर ये होता है कि वो जब जितनी जल्दी कम होता है, उसके बाद जब आप उसको छोड़ते हो और मेंटेन नहीं करते तो वो अगेन फिर बहुत जल्दी बढ़ जाता है। मतलब उस टाइम तो आपका कम हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसकी मेंटेनेंस नहीं रखोगे तो फिर वो अगेन आपका वापस जल्दी आ जाता है। और जो स्लो प्रोसीजर से किया जाता है तो फिर उसमें ये होता है दोबारा इतनी जल्दी वापस आने के चांसेस नहीं होते। ठीक है डॉक्टर साहिबा, आपसे गुफ्तगू का जो है सिलसिला जारी रहेगा। चलते हैं ब्रेक की जानिब, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमें जो है वो प्रोग्राम में एक बहुत माहिर डॉक्टर ने ज्वाइन किया है जिनकी स्पेशलिटी वेट लॉस है, और इसके अलावा जो है वो एस्थेटिक एक्सपर्ट भी हैं और कंसल्टेंट फिजिशियन भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जब्बार। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए, और हमने आपको बहुत ज़्यादा इनवाइट किया था, बहुत ज़्यादा आपको फोर्स किया था, इसके बाद आप माशाल्लाह से आए हैं। मुझे ये बताइएगा कि जो वेट लॉस एक्सपर्टीज़ हैं ये मतलब कितने लोगों के पास हैं पाकिस्तान के अंदर, या इसके लिए कोई डिफरेंट तरह के कोर्सेज करना ज़रूरी होता है? वेट लॉस की डिफरेंट मतलब एक्टिविटीज़ होती हैं, डिफरेंट मतलब
वेज से बंदा कम करा सकता है, कोई भी हो, मतलब उसमें डिफरेंट मोड्स होते हैं कम कराने के, जिसमें नॉन सर्जिकल लाइपोसक्शन भी होता है। इसके अलावा लाइपोसक्शन जो सर्जिकल वे से कराते हैं वो भी होता है। इसके अलावा न्यू जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं वो कहते हैं कि हम लाइपोसक्शन भी नहीं कराएंगे और एक्सरसाइज भी इतनी नहीं करेंगे, लेकिन हमारा वेट कम होना चाहिए। तो उस हिसाब से हमारे पास काफ़ी डिफरेंट चीज़ हैं। जैसे हमारे पास एक हम प्रोडक्ट्स देते हैं जिसमें 6 to 8 kg हम गारंटेड मतलब वेट लॉस कराते हैं, उसमें ये गारंटी के साथ। एक तो ये एक हम गैस्ट्रिक बैलून का हमारे पास एक नया मेथड्स है जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी कराते हैं, मैं खुद कराता हूँ उसमें, क्योंकि मैंने इसमें कोर्स किया हुआ है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में। तो उसमें सडनली और मतलब कुछ ही महीनों में तकरीबन 30-40 kg तक कम हो जाता है। हाँ, गैस्ट्रिक बलून। तो सर ये थोड़ा मुझे ब्रीफ करके बताएं कि इसमें क्या मतलब किस तरह ये प्रोसीजर होता है, पेशेंट को एनपीओ करना होता है या फिर जैसे एक ऑपरेशन होता है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी को आप कह रहे हैं कि वो भी इन्वॉल्व होते हैं, तो ये तो एक मेजर 1-1.5 घंटे का प्रोसीजर होता है। लेप्रोस्कोपी करनी पड़ती है इसमें? हाँ, उसमें एक मतलब एक ट्यूब डालनी होती है से जो एंडोस्कोपी बिल्कुल। तो उससे पूरा एक विजुअल जो स्क्रीन पे आ रहा होता है, तो उसमें हम चेक कर रहे होते हैं कि कौन सी जगह इसकी सूटेबल होती है स्टोमक में, तो उधर हम वो बैलून इंसर्ट करते हैं। अच्छा, करने इसके लिए लेप्रोटमी की तो नीड नहीं होती कि हमको इंसिजन दें उसके बाद? नो सर्जरी, ओके, नो सर्जरी, नो एनेस्थीसिया, वेरी सेफ। 20 मिनट्स में, यानी पेशेंट तो आते हैं बगैर किसी को बताए करवा के चले भी जाते हैं। ओह दैट्स ग्रेट, वेरी सेफ। तो कितना जल्दी इसका रिजल्ट आता है? इसका रिजल्ट सडनली आ जाता है, विद इन मंथ 4 to 5 kg कम हो जाता है। अगर 6 मंथ तक बैलून रहा तो तकरीबन 25 kg तक तो कम हो जाएगा। ओके, 25 kg तक जो है वो कम हो जैसे जाएगा। जिसका बहुत ज़्यादा होता है, अब जो 100 प्लस है तो उसका तो आप समझ लो कि 6 मंथ में जो हमारे पास रिकॉर्ड है 40 to 50 kg है। अच्छा, 40 to 50 kg। तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है? क्योंकि इतना सडनली अगर वेट लॉस होता है तो बॉडी के अंदर विटामिन या न्यूट्रिएंट्स साइड या इफेक्ट तो फिर कुछ भी नहीं है, HB इसमें लेवल? सिर्फ डिज़ायर लेवल होती है, जो एपिटाइट की डिज़ायर लेवल है वो कम हो जाती है। जो खाना पीना जिसको ज़्यादा क्रेविंग होती है खाने की, तो वो कम हो जाती है। तो उसमें ये हो जाता है कि जितना चीज़ रिक्वायरमेंट जो होती है, जो फ्लूइड्स में हम ले सकते हैं, कुछ और जो चीज़ होती है जो उनको फील होता है कि ये मैं खाएंगे तो उसमें कुछ इशू नहीं होगा, तो लिटिल अमाउंट में लेते रहेंगे लेकिन उसकी नीड पूरी हो जाएगी। अच्छा ठीक है सर, ऐसा होता है कि अगर आपने किसी भी पेशेंट के का जो है गैस्ट्रिक या बलून वाला जो प्रोसीजर होता है ये करते हैं, तो उसके बाद आप उसको कोई मेडिकेशंस दे दें, यानी विटामिन सप्लीमेंट्स या फिर कोई भी मिनरल्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जो बॉडी के लिए नीडेड होते हैं, हाँ, तो वो आप उनको मल्टीविटामिन्स प्रोवाइड करते होंगे ताकि बॉडी के अंदर किसी भी जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी ना हो? बिल्कुल वो देते हैं, बिल्कुल वो तो साथ साथ चल रहा होता है। इसके अलावा जो है वेट लॉस के क्या क्या तरीके हैं? और टेक्निक्स हमारे पास जो होती हैं नॉन सर्जिकल लाइपोसक्शन में, जो कैविटेशन जो हम कराते हैं इसमें नॉन सर्जिकल में, उसमें 4 to 5 kg पर मंथ होता है। उतना इतना फास्ट नहीं होता, लेकिन ये उस लिहाज से होता है कि अगर क्लाइंट्स आते हैं कि हमें कोई एक्सरसाइज भी नहीं करनी और हमें कोई डाइट भी नहीं करनी, तो उससे सेफ होता है उस साइड से। और एक फूड सप्लीमेंट जो मैंने आपको बताया था, हमारे पास लाइपोट्रेपिक के नाम से फूड सप्लीमेंट आता है, जो वेरी सेफ एंड डाइट जो उसका होता है वो प्रोटीन डाइट साथ लेनी होती है, तो उसमें गारंटी के साथ 6 to 8 kg कम हो जाता है। ठीक है सर, इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होती हैं? कौन कौन से ऐसे मरीज होते हैं जो ये नहीं करा सकते, या फिर एवरीवन कैन डू इट, या फिर जो एज होती है पेशेंट होते हैं जो हम उस पर प्रिकॉशंस रखते हैं, जिसमें कोई रीनल फेलियर का पेशेंट ना हो खुदा न खास्ता, या कोई किडनी का प्रॉब्लम ना हो, या कोई हेपेटाइटिस का कोई केस ना हो, कोई ऐसा जो क्रोनिक डिजीज है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, एक अंडरस्टूड सी बात है कि जो क्रोनिक डिजीज के पेशेंट्स होते हैं उसमें तो हम वैसे भी नॉर्मल प्रोसीजर्स करने से डायबिटिक हो या हाइपरटेंसिव वो भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। डायबिटिक और हाइपरटेंसिव भी ले सकते हैं। ठीक है सर, आपकी स्पेशलिटी जो है वो हाइपरटेंशन भी है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइएगा कि हमारे जो हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं उसके मतलब वो काफ़ी परेशान रहते हैं, क्योंकि डेली उनको जो है टैबलेट लेनी पड़ती है अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। तो क्या ऐसा करना चाहिए कि उनका बगैर मेडिसिन के हाइपरटेंशन में 2 टाइप्स होती है, एक एसेंशियल हाइपरटेंशन होती है, एक सेकेंडरी होती है। सेकेंडरी जो होती है वो ड्यू टू अदर कॉज, मतलब कोई कॉज, कोई डिजीज़ हो रही है या कुछ इन्फेक्शन हो गया या कुछ मतलब जहनी दबाव आ गया, तो ये सेकेंडरी स्ट्रेस की वजह से आ गया, या कोई मतलब कोई लिवर का कोई इशू हो गया, या कोई भी ऐसी मतलब एनवायरमेंटल कोई फैक्टर आता है, तो ये सेकेंडरी हाइपरटेंसिव कहलाता है। एक एसेंशियल होता है जो इडियोपैथिक होता है, जो इसका कोई कॉज नहीं होता लेकिन ये एज के साथ बढ़ता रहता है।
तो उसमें हमें प्रिकॉशंस देनी होती है कि एक तो प्रिकॉशन के साथ चलते हैं हम, उसके साथ फिर हम टेबलेट्स जो होती हैं वो उसमें कंट्रोल के लिए बोलते हैं, वो लाइफ स्टाइल चेंज करना होता है, वो हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जो बेस्ट होती है यस उससे हम वो जो ज़रूरी है है। हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी अगर किसी पेशेंट की एक बार रीडिंग्स हाई आ गई तो फिर हम उसको यही एडवाइस करते हैं कि आप अपना लाइफ स्टाइल को थोड़ा से एक दफ़ा रीडिंग आ गई फर्स्ट टाइम तो उसको हम एक शेड्यूल बनाते हैं, उसकी रीडिंग चेक करते हैं कम से कम एक हफ्ता 10 दिन तक, डिफरेंट मतलब पोस्चर से, डिफरेंट पोस्चर से, मतलब एक सिटिंग पोजीशन में, स्लीपिंग पोजीशन में, तो देखते हैं उसके बाद रीडिंग में क्या डिफरेंस आ रहा है, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि इसको टेबलेट की ज़रूरत है या सिर्फ डाइट कंट्रोल पे या लाइफ स्टाइल की चेंज होने से फ़र्क आ रहा है, तो फिर उसको करते हैं। ठीक है सर, आपके पास जो है डेली रूटीन में वेट लॉस के कितने पेशेंट्स आते हैं? मेरे पास तो डेली रूटीन में आ जाते हैं तकरीबन 15 से 20 पेशेंट आते हैं। ओहो, अच्छा, मींस पाकिस्तान के अंदर जो ओबेसिटी है वो इतनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि तो आपको पता है कि ओबेसिटी इट्स अ डिजीज जो और मल्टीपल डिजीज को करने का जो है वो ओबेसिटी का मेन जो कॉज ओबेसिटी की वजह से होता है वो हाइपरटेंसिव डायबिटीज़ बोथ और हाइपरलिपिडीमिया, और इसके अलावा कार्डियक डिजीज डिजीज भी जो है वो हाइपरटेंशन की वजह से ही होती हैं। ये हम अपने मुद्दे पर आते हैं, स्किन पर क्योंकि मेरा फेवरेट टॉपिक है स्किन। अच्छा, मैं इसमें वेट लॉस में एक बात और ऐड कर दूं। बेसिकली क्या होता है फीमेल्स में आजकल पीसीओएस, ठीक है, फिर पीसीओएस की वजह से आपको पता है इनफर्टिलिटी, ठीक है, फिर थायराइड की वजह से वेट गेन। तो ये जब सारी चीज़ें बनती हैं ना ये कॉम्बिनेशन में, तो एक बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्मोनल डिस्टर्ब, यानी फीमेल तो आजकल वेट की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी चली जाती है, फिर इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होता है, सही है। तो हमारे पास जो ट्रीटमेंट हम देते हैं तो उसमें बेसिकली साथ साथ वो इनफर्टिलिटी, पीसीओएस, वो सारा कुछ ट्रीट हो रहा होता है। और हमारा जो माशाल्लाह वेट लॉस में फर्टिलिटी का रेशो है ना बहुत ज़्यादा है, यानी जिनके बच्चे नहीं हो रहे होते वेट की वजह से, ये पीसीओएस की वजह से या हार्मोन्स के प्रॉब्लम की वजह से, तो वो साथ साथ जो जिसने भी माशाल्लाह ये किया है ना वेट लॉस, तो उससे क्या होता है कि उनको कंसीव जल्दी हो जाता है। ओके, दैट्स ग्रेट। हाँ, ये फैक्टर बहुत इसमें पीसीओएस तो बहुत जल्दी कवर हो जाता है, यानी हम सारी उनकी पीसीओएस की मेडिसिन पे बंद करवा देते हैं, जितने भी वो हार्मोनल सप्लीमेंट्स वगैरह होते हैं सब बंद करवा देते हैं। तो जो अगर सिर्फ आप वेट कम कर लें तो आपको पीसीओएस का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट हो जाता है। ओके, तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, जो पीरियड्स की रेगुलरिटी होती है या जो लड़कियां डिप्रेशन में चली जाती हैं, मतलब एक तो पीरियड्स उनको रेगुलर होकर आ रहे हैं, फिर इसके अलावा वेट गेन हो रहा है, हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, जो फेस पर हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये सब जो है वो फिर एक डिप्रेशन का बायस बनता है। सबसे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का मेन कॉज ही यही है आजकल, क्योंकि पीसीओएस में तो वैसे भी आपको डिप्रेशन होता है, हार्मोनल चेंजेस में, और फिर साथ में जब आप ये हार्मोनल सप्लीमेंट लेते हो, स्टेरॉइड लेते हो, तो उससे तो आपको डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो स्किन पर बाल आ जाते हैं, ठीक है, और इसकी जो अमाउंट होती है वो वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती है, बहुत ज़्यादा स्किन पर बहुत बुरे लगते हैं बाल, तो इसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है? देखो, जो अनवांटेड हेयर्स है ना उसके लिए बेसिकली 2-3 ट्रीटमेंट ही हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस है और लेज़र है, ठीक है। इसके अलावा मेडिसिन से, क्रीम्स वगैरह से तो वो नहीं जाते हैं, ठीक है, तो लेज़र बेस्ट है, ठीक है। और अगर किसी के बाल लेज़र से नहीं जा रहे या जिनके बाल सफ़ेद हो गए, ठीक है, एज से पहले या ज़्यादा एज हो गई है, थिक बाल है और बाल सफ़ेद है, तो सफ़ेद बाल पे तो लेज़र काम ही नहीं करता, तो वो तो उस पर फजूल है कि आप उस पर लेज़र करवाओ, लेज़र अच्छा, स्किन पर जो सफ़ेद बाल हो, हाँ, जैसे अगर आपके बाल सफ़ेद हो गए, जैसे नॉर्मली फीमेल्स जो आती हैं, ठीक है, हार्मोन्स की बीमारियों के साथ, जिनके आदमी जैसे बाल आ गए, ठीक है, चिन एरिया ज़्यादा कवर होता है उनका, हार्मोनल बाल जो होते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा जो ग्रोथ होती है, तो उसमें क्या होता है वो अगर सफ़ेद हो गए आपके तो लेज़र भी उस पर काम नहीं करेगा, तो फिर उसके लिए हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ता है। इलेक्ट्रोलाइसिस, और इसके अलावा कौन सा? इलेक्ट्रोलाइसिस और लेज़र, बस ये 2 बेस्ट। अच्छा, ये कितना सेव होता है? अच्छा, मैं तुम्हें बताऊँ, देखो बेसिकली, हाँ, ये आपने अच्छी बात पूछी, लोग कहते हैं लेज़र से कैंसर हो जाता है, लेज़र ख़राब है, लेज़र से नुकसान हो जाता है, लेज़र से फेस चल जाता है, वो मल्टीपल बहुत ज़्यादा, यानी पेशेंट को ये पता है लेज़र नुकसानदेह, लेज़र जो है इतना सेफ़ है कि ये तो अमेरिका में मतलब सदियों से हो रहा है, पता नहीं कितने साल हो गए, वहाँ का तो कोई बंदा भी, कोई फीमेल ऐसी नहीं होगी जिसने फुल बॉडी का लेज़र ना कराया हो। हेयर रिमूवल, नॉर्मली हेयर रिमूवल के लिए तो वो करवाते ही करवाते हैं, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है, देखो यहाँ पर जो है ना सस्ती मशीनें हैं लोगों के पास, चाइनीज़ मशीनें हैं, ठीक है, बिल्कुल चाइनीज़ सस्ती मशीनें हैं, तो उस वो है IPL, ठीक है, IPL, ठीक है। IPL का काम ही नहीं है हेयर रिमूवल, ठीक है, IPL का काम है हेयर रिडक्शन, सही है। IPL आपको हेयर रिडक्शन तो ज़रूर कर देगा, जो आपके बाल मोटा है पतला कर देगा, बाल आपके कम हो जाएंगे, लेकिन वो परमानेंट हेयर रिमूवल है ही नहीं, ठीक है। परमानेंट हेयर रिमूवल के लिए जो लेज़र है उसमें डायोड है,
आपका एंटी एग है, सही है, वो आपका परमानेंट हेयर रिमूवल करता है, या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस है। तो लोग नॉर्मली पॉलर वगैरह से करवाते हैं आईपीएल, क्योंकि आईपीएल बिल्कुल सस्ती चीप मशीन है, ठीक है। वो 1000 दो हज़ार में नॉर्मली लोग पॉलर वगैरह में फेस पे उसको करा लेते हैं लेज़र के तौर पे। अब वो उसको यही समझते हैं कि ये लेज़र है। अब वो कहते हैं हमने 20 सेशन कराया है, 25 सेशन कराया है, 30 सेशन कराया है, फेस जल गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इस तरह से लोगों ने ये समझ लिया कि लेज़र से कोई नुकसान होता है, क्या लेज़र से कैंसर हो जाता है, लेज़र से स्किन चल जाती है। लेज़र का काम ही नहीं है कैंसर करना, ठीक है। लेज़र एक लाइट है, और उसकी बेचारे की लेज़र की सिर्फ इंटेंसिटी इतनी है कि वो जो हेयर है उसका, वो हेयर के रूट पे जाता है और स्लोली उस रूट को बंद करता है, ख़त्म भी नहीं करता कि रूट जला ख़त्म कर दे, बिल्कुल वो उस रूट को बंद करता है। तो उसकी वजह से बाल जो आता है आपका पहले पतला आता है, देर से आता है, और फिर ऐसा ऐसा करके उसकी रूट इतनी बर्न हो जाती है कि वो ख़त्म हो जाती है। बस ये बेसिक उसका फंक्शन है। डॉक्टर साहब, आपने ये बात बताई कि डिफरेंट तरह के जो पॉलर्स हैं उसमें आजकल ये जो एस्थेटिक क्लिनिक्स हैं इसकी अमाउंट बढ़ती ही जा रही है। मतलब नॉन मेडिकल लोग भी जो है वो एस्थेटिक प्रोसीजर्स कर रहे हैं। इसके अलावा जो है आपने बताया कि वेट लॉस, लाइपोसक्शन हो गया, या फिर स्किन पर जो ब्लेमिश हो जाते हैं उसके लिए ट्रीटमेंट्स कर रहे होते हैं। ये कितना सेव होता है, क्योंकि दे डोंट नो अबाउट द एनाटमी एंड फिजियोलॉजी अबाउट द स्किन, और वो मशीन्स चलाना थोड़ा सीख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है बस ये आजकल बिजनेस भी हो गया कि दैट्स अ बिजनेस। तो बिल्कुल, तो उन्होंने ब्रांचें खोल ली, कोई किसी ने इन्वेस्टर आ गया, उसको इन्वेस्ट करने के लिए 2-3 डॉक्टर्स तो आ जाते हैं, मतलब डॉक्टर्स का नाम तो दे देते हैं, लेकिन जो टेक्नीशियंस होते हैं वो कर रहे होते हैं, तो 8-10 ब्रांचें खोल ली। तो आजकल तो ये ज़्यादा चल रहा है, लेकिन बंदा सोच समझ के देखें, जो क्वालिफाइड डॉक्टर हो तो बंदा उसके पास ही जाए। ठीक है सर, आपसे इस बारे में कंटिन्यू करेंगे। चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, देखते रहिए हेल्थ टॉक।